नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया है 5 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर। लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। बंगाल में भ्रष्टाचार पर ममता का कड़ा एक्शन। पार्थ चैटर्जी के पद से छुट्टी, सभी विभागों से हटाया गया। ईडी ने पार्थ की सहयोगी अर्पिता के घर से 50 करोड़ रुपए कैश जब्त किया। राष्ट्रपति पर अधीर रंजन के बिगड़े बोल पर संसद में बवाल। बीजेपी ने कांग्रेस पर किया वार। अधीर ने कहा जुबान फिसली। इधर संसद में सोनिया और स्मृति ईरानी में तीखी नोकझोंक। फेड की पॉजिटिव कमेंट्री से बाजार में रौनक। जुलाई एक्सपायरी पर चौतरफा खरीदारी। आईटी, रियल्टी, मेटल शेयरों में जोरदार तेजी। सेंसेक्स 1041 और निफ्टी 288 अंक चढ़े। स्पेक्ट्रम नीलामी को जबरदस्त रिस्पांस। 13 राउंड की नीलामी में अब तक 1.50 लाख करोड़ रुपए की बोलियां। यूपी के ईस्ट सर्किल में स्पेक्ट्रम की जोरदार डिमांड। गुजरात को प्रधानमंत्री मोदी ने दिया 1000 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजनाओं की सौगात। आज से कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 शुरू। बर्मिंघम में ओपनिंग सेरेमनी में पीवी सिंधु और मनप्रीत सिंह होंगे भारतीय दल के ध्वजवाहक। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे एक बड़े भ्रष्टाचार के मामले से, जिसमें ममता बनर्जी ने भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार किया है। अपने मंत्री पार्थ चैटर्जी की उन्होंने छुट्टी कर दी है। पार्थ चैटर्जी के सभी विभागों भी उनसे फिलहाल ले लिए गए हैं। दरअसल शिक्षा भर्ती घोटाले में पार्थ की करीबी अर्पिता के पास से करोड़ों रुपए कैश मिले हैं। इसको लेकर विपक्ष ममता बनर्जी पर हमलावर है। ममता ने आज कैबिनेट की बैठक के बाद पार्थ को हटाने का फैसला लिया। तो इधर आज बीजेपी ने कोलकाता में ममता के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। वहीं बंगाल में टीएमसी नेता पार्थ चैटर्जी की करीबी अर्पिता मुखर्जी के यहां ईडी की छापेमारी में कैश का खजाना मिल रहा है। अब तक 50 करोड़ रुपए कैश मिल चुके हैं। पहली रेड में 23 जुलाई को 21 करोड़ और फिर कल की रेड में 28 करोड़ से ज्यादा कैश मिले। 6 किलो सोना भी ईडी ने फिलहाल जब्त किया है। ईडी की टीम को नोट गिनने के लिए बैंक से 5 मशीनें मंगानी पड़ी। इतने नोटों को ले जाने के लिए ट्रक मंगवाना पड़ा। बैंक के 14 बक्सों में भरकर इन नोटों को ले जाया गया। ये तस्वीरें हम आपको उसी नोट और पकड़ा गया जो जखीरा है एक तरीके से पैसों का, उसका हम दिखा रहे हैं किस तरीके से ईडी यहां पर नोटों को गिन रही है और उसके बाद इसको उठाकर बक्से में भरा जा रहा है। और अब खबर लोकसभा की। दरअसल आज लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी के एक बयान पर भारी हंगामा हो गया, जो अभी भी जारी है। अधीर रंजन चौधरी ने एक वीडियो में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपत्नी कहकर संबोधित किया था। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस से माफी मांगने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। सत्ता पक्ष के सांसदों का कहना था कि कांग्रेस शुरुआत से ही द्रौपदी मुर्मू के प्रति दुर्भावना ग्रस्त है और अधीर रंजन का बयान इसी का एक नमूना है। सत्ता पक्ष की महिला सांसदों ने यह कहा कि इसके लिए सोनिया गांधी को माफी मांगनी चाहिए। स्मृति ईरानी इस मुद्दे पर बोल रही थी और इस दौरान सोनिया गांधी ट्रेजरी बेंच की तरफ जाती देखी गई। इस तरफ और विवाद इसको लेकर बढ़ गया। कांग्रेस का कहना है कि सोनिया गांधी महिला सांसदों से ये जानना चाहती थी कि सांसद उनका नाम क्यों ले रहे हैं, जबकि बीजेपी की महिला सांसदों का कहना था कि सोनिया गांधी उन्हें धमका रही थी। हो रहे हंगामे के बीच दोनों सदनों की कार्रवाई स्थगित हो गई, लेकिन अब ये मामला संसद के बाहर भी गर्म है। अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा है कि उन्हें सफाई देने का मौका दिया जाए। अधीर रंजन ने बाहर के प्रेस के सामने भी अपने बयान पर माफी मांगी बाहर आने के बाद और कहा कि यह जानबूझकर नहीं किया गया, बल्कि यह शब्द गलती से उनके मुंह से निकल गया। अगर राष्ट्रपति जी को बुरा लगा, मैं खुद राष्ट्रपति से मिलकर माफी मांगूंगा जरूरत पड़े तो। लेकिन ये पाखंडी के साथ, ये पाखंडी के पास क्यों है मैं इतना माफी मांगने की बात आते हैं? मैं तो कुछ किया नहीं है गलती। मैंने सुबह से कहना है चूक हुआ है, चूक हुआ है, चूक हुआ है। इधर अधीर रंजन चौधरी के माफी मांगने के बावजूद ये हंगामा थम नहीं रहा है। सत्ता पक्ष कांग्रेस पार्टी और सोनिया गांधी से माफी की मांग कर रहा है। इधर सोनिया गांधी ने कहा है कि अधीर रंजन चौधरी माफी मांग चुके हैं। Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized. Ma'am, will you ask Adir to apologize? He has already apologized.
तो वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का कहना है कि इस पूरे मामले पर सोनिया गांधी का रवैया भड़काने वाला है। उन्होंने अधीर रंजन की माफी का हवाला देकर बात टालने की कोशिश की और संसद के भीतर बीजेपी की महिला सांसदों को धमकाने की भी कोशिश की है। I just now seen through the media a clip which says Srimati Sonia Gandhi saying he has already apologized. He's already apologized? Felt threatened that Srimati Sonia Gandhi herself came up to probably one of our very senior members, Rama Devi ji, to find out. And one other member of our parliament, our people, members, approached there and she said, "You don't talk to me." As though putting the member of parliament down in the house. वहीं सत्ता पक्ष अब इस बात पर अड़ गया है कि कांग्रेस की प्रमुख और महिला होने के नाते सोनिया गांधी को खुद देश से माफी मांगनी चाहिए। कांग्रेस ने सोनिया जी की अध्यक्षता में ये संस्कार विहीन, मूल्य विहीन और संविधान को चोट पहुंचाने वाला काम किया है। संसद में और सड़क पर कांग्रेस पार्टी और उनके नेताओं को राष्ट्र के प्रथम नागरिक, देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश से माफी मांगनी चाहिए। तो वहीं इधर सोनिया गांधी ने इस पूरे मामले पर एक बैठक बुलाई है जिसमें अधीर रंजन चौधरी और मल्लिकार्जुन खड़गे को भी बुलाया गया है। सदन के बाहर कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि अधीर रंजन ने गलती से यह बयान दिया था जिसके लिए वो माफी मांग चुके हैं। सदन में बीजेपी सांसदों ने सोनिया गांधी के खिलाफ आपत्तिजनक नारेबाजी की। सोनिया उनसे पूछने गई कि उनका नाम क्यों लिया जा रहा है तो उनसे बदतमीजी की गई। अखिल गोगोई ने कहा है कि महिलाओं के लिए नारे लगाने वाली पार्टी ने सोनिया गांधी का अपमान किया जबकि वो विनम्रता से पेश आई। अगर वो सोचते हैं कि हंगामा करने की से सोनिया गांधी पर असर होगा तो वो गलत हैं। और संसद में काम भी होगा या फिर चलेगा घमासान, आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात अमेरिका की करेंगे, वो इसलिए क्योंकि अमेरिका में ब्याज दरों की उठापटक पर भारतीय बाजार की पैनी नजर होती है। कल जब अमेरिका में ब्याज दरें बढ़ाने का ऐलान हुआ तो पहले माना गया कि इससे बाजारों को झटका लगेगा, लेकिन फेड चेयरमैन के एक बयान से मामला उल्टा हो गया। फेड चेयरमैन ने ब्याज दरों को तो बढ़ाई लेकिन साथ में यह भी कहा कि अमेरिका में मंदी का कोई खतरा फिलहाल नजर नहीं आता। इकोनॉमी के कई सारे सेक्टर्स अच्छा कर रहे हैं। I do not think the U.S. is currently in a recession. And the reason is there are just too many areas of the economy that are performing, too well. And of course, I would point to the labor market in particular. But if you look at the labor market, you've got growth. I think payroll jobs averaging 450,000 per month. That's a remarkably strong level. It doesn't make sense that the economy would be in recession with this kind of thing happening. और अब बात करेंगे मार्केट की। दरअसल फेड की पॉजिटिव कमेंट्री से बाजार में जबरदस्त तेजी देखने को मिली। जुलाई एक्सपायरी के दिन बाजार में चौतरफा खरीदारी रही। सेंसेक्स से 1041 पॉइंट चढ़कर 56,858 पर और निफ्टी 288 पॉइंट चढ़कर 16,930 पर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में आज खरीदारी रही। मार्केट का हाल समझते हैं सुमित से। सुमित, बताइए कैसा रहा मार्केट का हाल, किन सेक्टर्स में खरीदारी और कहां बिकवाली रही? तो आज निफ्टी के अगर टॉप गेनर्स की बात की जाए तो सबसे पहले तो बजाज डुओ का नाम सबसे पहले आएगा। बजाज फिनसर्व और बजाज फाइनेंस शानदार तेजी आज यहां पर आते हुए दिखाई पड़ी। कोटक महिंद्रा बैंक 4.5% के आसपास का उछाल यहां पर देखने को मिला। निफ्टी के टॉप लूजर्स की बात की जाए तो श्री सीमेंट नंबर्स के बाद यहां पर प्रेशर रहा, करीब 3% नीचे। भारतीय एयरटेल 1% नीचे, अल्ट्राटेक करीब 1% नीचे और डॉक्टर रेड्डीज रफली 1% के आसपास की बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के टॉप गेनर्स में जेएसडब्ल्यू एनर्जी 7% ऊपर, एचसीएल 4.5% ऊपर, दीपक नाइट्राइट 3.5% ऊपर और परसिस्टेंट सिस्टम करीब 4% की तेजी यहां बनते हुए दिखाई पड़ी। मिड कैप के गिरने वाले शेयरों में डिक्सन टेक 3.5% नीचे, नंबर्स का इंपैक्ट। क्लीन साइंस 3% नीचे, इमामी और आईजीएल कुछ और ऐसे नाम जहां पर 2 से लेकर 2.5% तक की बिकवाली आज बनते हुए दिखाई पड़ी। एफ&ओ के टॉप गेनर्स में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस जोरदार तेजी 12% के आसपास की, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और माइंडट्री ये कुछ और ऐसे नाम जहां पर 6 से लेकर 15% तक का मूव देखने को मिला। एफ&ओ के गिरने वाले शेयरों में बायोकॉन नंबर्स के बाद 5% टूटा, डिक्सन 3.5%, श्री सीमेंट नंबर्स के बाद 2.5% और एनबीसीसी करीब
करीब 3% बिकवाली यहां आते हुए दिखाई पड़ी। आज बढ़िया तेजी थी आईटी में, तो माइंड ट्री, एल&टी इन्फोटेक, टेक महिंद्रा, इन्फोसिस सब में 3 से लेकर 6% तक का उछाल था। और साथ साथ बैंक्स, कोटक महिंद्रा बैंक, इंडसइंड बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट, पीएनबी, ये कुछ ऐसे नाम जहां पर जोरदार तेजी बनते हुए दिखाई पड़ी। तो एक शॉर्ट कवरिंग के दम पर और एक बढ़िया मूव के दम पर ज्यादातर स्टॉक्स दिन के ऊपरी स्तरों के आसपास ही बंद होते हुए दिखाई पड़े। और अब बात करेंगे भारतीय ट्रेन की। दरअसल अब ट्रेन में सफर के दौरान भी सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रहार हुआ है। प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन का हवाला देते हुए आईआरसीटीसी ने सभी जोन के मैनेजर्स को चिट्ठी लिखी है कि प्लास्टिक की चीजों का बढ़ावा बिल्कुल ना दें इन्हें। डिटेल लेते हैं संवाददाता दीपाली नंदा से। दीपाली, क्या है ट्रेन में सिंगल यूज प्लास्टिक पर बैन की पूरी खबर? देखिए, देश भर में ही 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक बैन लग चुका है, लेकिन अब बारी है ट्रेनों की। इस फैसले के बावजूद भी ट्रेनों में जब खाना सर्व किया जा रहा है तो उसमें सिंगल यूज प्लास्टिक से बने चम्मच, फोक और ग्लास जैसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी का संज्ञान लेते हुए रेलवे बोर्ड ने आईआरसीटीसी को कहा है कि सभी जोन्स में जितने भी जनरल मैनेजर्स हैं उन्हें ये निर्देश दिए जाएं कि वो ये पूरी तरह से प्राथमिकता से देखें कि ट्रेन में सफर के दौरान, खासतौर पर खाना सर्व करने के दौरान, सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल ना किया जाए। अगर हम मुख्य तौर पर चीजों को देखें तो इसमें प्लास्टिक की प्लेट्स, चम्मच, कांटे, ग्लास और ट्रे जैसी चीजें शामिल हैं। ये जो आईआरसीटीसी की तरफ से सभी जोन्स में बात कही गई है, इसके पीछे सीपीसीबी यानी कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की तरफ से जो सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर गाइडलाइंस जारी की गई थी उसका हवाला भी दिया गया है। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका दीपाली। और अब बात करेंगे इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जो आखिरी तारीख है 31 जुलाई उसकी, क्योंकि आईटीआर फाइल करने में देरी पर इस साल भारी पेनाल्टी चुकानी पड़ सकती है। तो इससे बचे 2 दिन में रिटर्न भरने के लिए कौन से बातें हैं जरूरी, जानेंगे हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय और टैक्स के एक्सपर्ट गौरी चड्ढा से। अगर आप अभी भी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं और कोई दिक्कत आ रही है तो आपको हम सारी दिक्कतों को दूर कर देंगे, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हैं टैक्स एक्सपर्ट, जानी मानी टैक्स एक्सपर्ट गौरी चड्ढा। गौरी, हर कोई अंतिम समय टैक्स रिटर्न फाइल करने को आगे बढ़ रहा है और कई लोगों को कई सारी दिक्कतें हैं, लेकिन सबसे मूल सवाल ये उठता है जो पहली बार भर रहे हैं या फिर नए लोग हैं कि कौन सा आईटीआर फॉर्म चुने। तो अगर संक्षिप्त में बता सके किनके लिए कौन सा फॉर्म है जरूरी? ठीक है लक्ष्मण, मैं फर्स्ट 4 आईटीआर फॉर्म्स बता देती हूँ जो सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्म्स होते हैं। तो आईटीआर 1 आपको तब भरना है जब आपकी इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है और 1 हाउस प्रॉपर्टी है। 2 हाउस प्रॉपर्टी होंगी तो आपको आईटीआर 2 भरना होगा। साथ ही आपकी इनकम 50 लाख से नीचे होनी चाहिए आईटीआर 1 भरने के लिए। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होने चाहिए और आपके पास अनलिस्टेड इक्विटी शेयर होल्डिंग नहीं होनी चाहिए और फॉरेन एसेट कोई नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग साइनिंग अथॉरिटी। आईटीआर 1 काफी लिमिटेड लोगों को, बहुत लिमिटेड है, कह सकते हैं लिमिटेड है, लेकिन अगर किसी का, क्योंकि इस बार तो निकल के आया है कि ज्यादातर लोगों का कैपिटल गेन, तो जिन लोगों की कैपिटल गेन इनकम है और आईटीआर 1 में फॉल नहीं करते हैं तो उन लोगों के लिए आईटीआर 2, या 2 हाउस प्रॉपर्टी से इनकम है तो आईटीआर 2, उन लोगों को आईटीआर 2 भरना है। आईटीआर 3 है बिजनेस वालों के लिए जिनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट बनता है, उनको आईटीआर 3 भरना है। और अगर आप प्रिजम्पटिव बिजनेस में जाना चाहते हैं सेक्शन 44 AD या सेक्शन 44 ADA में, तो आपको आईटीआर 4 भरनी है, जो अगेन बहुत सिंपल फॉर्म है। हर कोई कहता है कि आईटीआर जब भरने जाएं तो आपको हर हाल में फॉर्म 16 आपके पास होना चाहिए। जिनके पास फॉर्म 16 नहीं, क्या वो भी भर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले तो लक्ष्मण मैं बताऊं कि जो फॉर्म 16 है बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो आपको अपने एम्प्लॉयर से जरूर लेना है और एम्प्लॉयर की ड्यूटी बनती है कि वो आपको ये फॉर्म 16 दे। लेकिन अगर आपको फॉर्म 16 नहीं मिला तो आप अपनी पे स्लिप्स में टोटल करके अपनी सैलरी देख सकते हैं। पे स्लिप्स में बाइफिकेशन दी होती है कि आपका बेसिक पे कितना है, डीए कितना है, एग्जेम्पशन कितनी है, पीएफ कितना कटा है, और ये सारी जानकारी दी होती है। तो अपनी 12 महीने की पे स्लिप्स आप इंक्लूड करके, कैलकुलेट करके, टोटल करके और उसको 26 AS से मैच करके फिर अपनी रिटर्न भर सकते हैं। और एआईएस कितना जरूरी होता है? और कहते हैं कि एआईएस में जो डेटा है उसी के आधार पर आपको आईटीआर फाइल करना है, क्यों सही है? देखिए, एआईएस इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बिल्कुल, लेकिन आईटीआर भरने से पहले इसको देखना जरूरी है, क्योंकि बहुत लोगों की इन्फॉर्मेशन ऐसी निकल के आती है जो उनको पता नहीं होती कि उनकी ये इनकम है। स्पेशली कैपिटल गेन, ज्यादातर लोगों को नहीं पता कि उनका कैपिटल गेन हो रहा है। तो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सही है। तो उसमें गलतियां काफी हो रही हैं, तो आपको अगर कोई गलती दिखती है एआईएस में तो
उस केस में आपको ऑप्शनल फीडबैक का दिया गया है। उस फीडबैक के जरिए आप उसको रेक्टिफाई करा सकते हैं और फिर अपनी रिटर्न भर सकते हैं। रिटर्न भरने के बाद भी रेक्टिफाई करा सकते हैं, लेकिन रेक्टिफाई करा लीजिए। एक आखिरी सवाल चलते चलते कि अब चूंकि अंतिम समय में लोग हड़बड़ाहट में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे होते हैं, अक्सर कौन सी गलतियां कर बैठते हैं, कैसे बचें उससे? देखिए, सबसे बड़ी गलती तो यही है कि 26AS और AISC चेक करना भूल जाते हैं। बस फॉर्म 16 उठाते हैं, उसको रिटर्न में भर देते हैं और भूल जाते हैं उनका कैपिटल गेन है या इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज है। अच्छा, कई लोगों को कुछ साल में गिफ्ट मिलता है मोटे मोटे अमाउंट का, वो दिखाना भूल जाते हैं। अगर वो टैक्सेबल है, एग्जेम्प्ट है तो भूल भी गए तो कोई दिक्कत नहीं है, टैक्सेबल है तो दिखाना जरूरी है। इंटरेस्ट इनकम नहीं दिखाते, और डीम्ड हाउस प्रॉपर्टी अगर है किसी की जिसमें आपको डीम्ड रेंट दिखाना है तो वो आपको दिखाना आप भूल जाते हैं। साथ में गलत फॉर्म चूज हो जाता है। तो ऐसी कुछ गलतियां हैं जो लोग कर बैठते हैं, जिसका ध्यान रखना चाहिए। थोड़ा सा लोगों को डरा दें कि अगर आप लास्ट डेट तक नहीं भरते ITR तो कितनी पेनल्टी लगेगी आपको? देखिए, अगर लास्ट डेट तक आप ITR नहीं भरते तो 5,000 की पेनल्टी है अगर आपकी इनकम 5 लाख के ऊपर है। अगर 5 लाख के नीचे इनकम है तो 1,000 की पेनल्टी है। तो लास्ट मिनट का वेट मत कीजिए और अपनी रिटर्न को टाइम से भरिए। तो आप इन सारे बातों का ख्याल रखिए और जल्दी जल्दी अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर दीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात को 1,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की सौगात दी। सबसे पहले पीएम मोदी ने गुजरात के साबरकांठा में जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ यानी कि साबर डेयरी के 305 करोड़ के मिल्क पाउडर प्लांट का उद्घाटन किया। यहां उन्होंने 600 करोड़ की लागत से बनने वाले चीज संयंत्र का शिलान्यास किया। इसके अलावा 125 करोड़ की लागत से निर्मित टेट्रा पैक संयंत्र का भी लोकार्पण किया। साबर डेयरी का विस्तार हुआ है। सैकड़ों रुपए के नए प्रोजेक्ट यहां लग रहे हैं। आधुनिक टेक्नोलॉजी से लेस मिल्क पाउडर प्लांट और एसेप्टिक पैकिंग सेक्शन, उसमें एक और लाइन जुड़ने से साबर डेयरी की क्षमता और अधिक बढ़ जाएगी। आज जिस नए प्लांट का भूमि पूजन हुआ है वो भी साबर डेयरी के सामर्थ्य को बढ़ाने में मदद करेगा। तो वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल भी गुजरात में ही रहेंगे, जहां वो गिफ्ट सिटी में 2 बड़े कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। इसमें देश के पहले इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का उद्घाटन और इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर अथॉरिटी यानी कि IFSCA के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखने का कार्यक्रम शामिल है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ है हमारे संवाददाता मनीष देसाई, उनके पास चलेंगे और जानेंगे। मनीष, क्या कुछ कार्यक्रम और क्या क्या कार्यक्रम हैं कल प्रधानमंत्री मोदी के गुजरात में? बिल्कुल, देखिए, गांधीनगर का गिफ्ट सिटी जो है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वप्न रहा है। जब वो गुजरात के CM थे तब से इस गिफ्ट सिटी को डेवलप करना शुरू किया है और अब इंटरनेशनल फाइनेंस सर्विस सेंटर यानी IFSC की स्थापना की जा रही है, जहां से इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन होंगे। कल 3 बड़े इवेंट होने जा रहे हैं। एक इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज जो है IIBX इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज, इसका उद्घाटन करेंगे प्रधानमंत्री और वहां पर इंटरनेशनल सोने के सौदे जो है लंदन मेटल एक्सचेंज के रेट पर ही यहां से कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी सुविधा कल होने जा रही है। इसके अलावा IFSC खुद जो है उसका बिल्डिंग का शिलान्यास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं और IFSC और NSE ने मिलकर SGX निफ्टी के जो सौदे हो रहे हैं उसको कनेक्ट करने के लिए, यानी यहां से ही पूरा प्लेटफॉर्म बनाने के लिए एक योजना बनाई है और इसका भी अमल कल से हो जाएगा। यानी जो SGX में सिंगापुर एक्सचेंज में जो सौदे यहां से हो रहे थे, ट्रेडिंग हो रही थी, क्लियरेंस हो रही थी, वो सारी फैसिलिटी यहां के ट्रेडर्स और ब्रोकर्स को यहां पर मिलना शुरू हो जाएगी। तो एक तरह से कहे कि गांधीनगर के लिए, गिफ्ट सिटी के लिए कल का दिन बहुत बड़ा है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, देश के गृह मंत्री अमित शाह भी यहां पर इस इवेंट में आने वाले हैं और ये बड़ा ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 3 बड़ी चीजें एक साथ होने जा रही है। खासकर सोने के सौदे यहां से होना शुरू हो जाएंगे और साथ ही साथ सिंगापुर का जितना बड़ा वॉल्यूम है वो यहां पर लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये बड़ी ऐतिहासिक बात जो है कल होने जा रही है।
जी, बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए। तो कल गिफ्ट सिटी को मिलने वाला है पीएम की तरफ से गिफ्ट। और अब आपके लिए एक बेहद जरूरी जानकारी, ज्यादा स्क्रीन एक्सपोजर की वजह से आजकल ड्राई आई की शिकायत बढ़ रही है। लोग इससे निपटने के लिए आई ड्रॉप यूज करते हैं, लेकिन रिसर्च से ये पता चला है कि ड्रॉप से परेशानी और बढ़ सकती है। पूरी जानकारी के लिए देखिए आज कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर। और आज से तमिलनाडु के मल्लापुरम में शतरंज का सबसे बड़ा आयोजन चेस ओलंपियाड शुरू होने जा रहा है। ये पहला मौका है जब भारत चेस ओलंपियाड की मेजबानी कर रहा है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 6 बजे इसका उद्घाटन करेंगे। इस टूर्नामेंट के ओपन वर्ग में 188 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं, जिसमें 162 खिलाड़ी महिलाएं हैं। शतरंज के विश्व चैंपियन विश्वनाथन आनंद खिलाड़ियों के मेंटोर की भूमिका में यहां पर होंगे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।